नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन में पहली खबर देख रहे हैं आप बेगूसराय से। आपको बता दें, बेगूसराय के सदर अस्पताल में सरकारी सुविधाओं के चलते मरीजों का भरोसा लौट आया है। ओपीडी में रोज 800 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन भी नियमित हो रहे हैं। वहीं सरकार की स्वास्थ्य योजना और केंद्र सरकारों की ओर से दिए गए उपकरणों के चलते बेगूसराय के सदर अस्पताल की सूरत ही बदल गई है। मरीज अब सरकारी अस्पताल में न सिर्फ इलाज के लिए आते हैं बल्कि संतुष्टि के साथ लौटते भी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ओपीडी की संख्या 800 के पार पहुंच गई है। वहीं नियमित रूप से ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। यहाँ अत्याधुनिक ओटी रूम, आईसीयू, ब्लड जांच घर और अल्ट्रासाउंड भी सुविधाएं के साथ उपलब्ध है। बरौनी रिफाइनरी के सीआर फंड के सुविधा बेहतर हो गई है। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची कहती हैं कि पहले हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद काफी सुधार हुआ है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कि जो प्राइवेट में जो सुविधा दिया जा रहा है उससे कहीं बेहतर साफ सफाई और सुविधा ट्रेंड एएनएम के द्वारा एक शिक्षित और मतलब ये डॉक्टर है यहाँ पे, जिसके द्वारा उसका असिस्टेंट अच्छा असिस्टेंट है, अच्छे डॉक्टर हैं। सीजेरियन के लिए बहुत अच्छे लोग यहाँ पर लेडी डॉक्टर 6-7 है, सभी लोग करते हैं। अच्छे ऑर्थोपेडिशियन हैं, सर्जन हैं, फिजिशियन हैं। तो मिला जुला के सभी लेवल पर हम लोग का थोड़ा सा स्पेस का कमी है। वो भी बिल्डिंग बन रही है, स्पेस का कमी है, उसके चलते थोड़ा हम लोग को परेशानी है। नहीं तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी, ये सभी जांच की सुविधा और निःशुल्क है। सीटी स्कैन में हमारा पीपी मोड पर चलता है, कुछ पैसा वहाँ पर लिया जाता है। अलग अलग सीटी स्कैन का अलग अलग रेट है वहाँ पे। और इधर जितना भी जांच है, जितनी भी दवा है, सब निःशुल्क। जो तब्दीलियां हैं, हमें काम करने में बहुत ही ईज़ हो गया है। क्यों हुआ? क्योंकि जो गुणवत्ता है, चाहे जो ओटी स्टाफ्स हमारे हैं उनकी भी बढ़ी है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट तरीके से हुई है। वो प्रॉपर जो जिस चीज़ के लिए निर्धारित है वही कर रहे हैं। जैसे ओटी असिस्टेंट अपना काम कर रहे हैं, ड्रेसर अपना काम कर रहे हैं, जो स्टरलाइजेशन के लिए अलग लोग हैं। मतलब हमारे पास मैन पावर है, तो जिसकी वजह से एक सर्जन को काफ़ी ईज़ हो जाता है। सारी चीज़ें हमें बहुत सुव्यवस्थित और सुसज्जित मिलती हैं। और दूसरी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मतलब एनेस्थीसिया मशीन हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, जिसके रहते हुए हम लोग बिल्कुल निफ़िक्र होके जो सर्जन होते हैं वो काम करते हैं। जैसे मैं स्त्री विभाग की डॉक्टर हूँ, तो हमारा जो मेजर सर्जरी रहता है, सिजेरियन सेक्शन हो गया, हिस्टेक्टमी हो गया, ये सब हम लोग अंडर गाइडेंस ऑफ मशीन, जो आधुनिक मशीनें हैं और जो हमारे एनेस्थेटिक स्टाफ को भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहले से वो व्यवस्थित है। और जिस समय मरीज हमको तो उसका पता नहीं है कि कितने बजे आएगी, और रात में भी आती है, दिन में भी, वो अचानक से आती है। और मेरा पहले से सुसज्जित रहने से उसको तुरंत लाभ मिल जाता है। बेगूसराय से खबर है, जहां पे आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उदय सिंह पहली बार बेगूसराय पहुंचे हैं। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उदय सिंह पहली बार बेगूसराय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने मोदी के उस बयान "मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर है" को जुमलेबाजी करार देते हुए तंज कसा है और कहा है अब तो मेडिकल कॉलेजों में भी ब्लड बैंक की जगह सिंदूर बैंक खोलने की जरूरत पड़ जाएगी। उदय सिंह ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को जवाब देने का श्रेय सेना को जाता है, न कि किसी राजनेता को। उन्होंने पूछा है कि पहलगाम जैसी घटनाएं इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कैसे हो रही है। सेना तो जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करती है, पर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रशांत किशोर को नालंदा में पुलिस द्वारा रोके जाने पर उदय सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। साथ ही कहा है कि नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता कि राज्य में क्या हो रहा है और भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए प्रशांत किशोर को रोका गया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ आए धूप में, बहुत धन्यवाद। हम लोग किसी पार्टी को चुनौती नहीं मान रहे हैं। हम लोगों के सामने एक ही चुनौती है कि बिहार के जनता के मन में जो बदलाव है, उसकी संदेश को हम कितनी जल्दी और कितनी दूर तक अपने लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। हमारी लड़ाई ना एनडीए से है, ना यूपीए से है, ना बीजेपी, ना आरजेडी। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम लड़ने नहीं आए हैं। हम बिहार में बदलाव लाने के लिए, बिहार की जनता के साथ मिलकर यहाँ बदलाव करने के लिए आए हैं। हमारी पूरी कोशिश, हमारा पूरा श्रम
इसी में लगेगा कि हम गांव-गांव में जाकर जन-जन तक अपनी बात, जन स्वराज की बात कैसे पहुंचा दें। भोजपुर जिले के कोइलीवर रैपिड एक्शन फोर्स की 134वीं बटालियन में मधुबनी पेंटिंग पर 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये कार्यक्रम 23 मई से शुरू हुआ है, जो 25 मई को समाप्त होगा। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर सांस्कृतिक वातावरण और कलात्मक उत्साह देखने को मिला है। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार सुधीर कुमार मिश्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे वर्ष 2007 के इस पारंपरिक कला को देश विदेश में प्रचलित करते आ रहे हैं और उन्हें कई राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। सुधीर मिश्रा ने बताया कि मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, बिहार के पारंपरिक लोक कला है जो प्राकृतिक रंगों और घरेलू औजारों से बनाया जाता है। ये कला देवी देवताओं, प्रकृति और त्योहार और मिथकों को अपनी खूबसूरत लकीरों में कैद करती है। इस अवसर पर रीजनल कावा अध्यक्ष ऋतु झा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, महिला कर्मी और बच्चे भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पारंपरिक कला को जानने और सीखने में रुचि जताई। भोजपुर से आलोक गिरी की रिपोर्ट। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आज पहली बार मुझे मिथिला पेंटिंग सीखने का मौका मिला है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार सीख रही हूँ और धीरे धीरे मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आज हमारे कोइलवर आरा कैंप में वंदनपुर आर्य में 3 दिन की कार्यशाला है मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग की। यहाँ पर जो महिलाएं हैं हमारे कैंप में, वो हैं, हम सब मिलकर के यहाँ पर सीख रहे हैं। एक प्रशिक्षक हैं श्री सुधीर कुमार जी, वो आए हैं और वो हम सभी को प्रशिक्षण दे रहे हैं, सिखाने की, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये विश्व प्रसिद्ध एक कला है और हम चाहते हैं कि इसका कुछ अंश हम भी सीखें, ताकि हम इस जो परंपरा है हमारी मिथिला की, उसको हम आगे बढ़ा सकें। ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि आज हम बिहार में हैं और हमें ये कला सीखने का अवसर मिल रहा है। बेगूसराय से खबर जो आपको बताते हैं, रतनपुर में शहीद सुमन की याद में हर साल की तरह इस बार भी राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट कल से 2 दिनों तक चलने वाला है। साथ ही नाइट स्पोर्ट्स क्लब रतनपुर के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी शहीद आर्ची सुमन के शहादत दिवस पर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट की जानकारी पूर्व मेयर संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि शहीद सुमन यहीं रतनपुर में वॉलीबॉल खेला करते थे। उनके पैर और उनके भाई शंभू के कोर्ट में उतरते ही विपक्षी टीमों के खौफ पैदा हो गया है। साथ ही सुमन भी इस खेल के चलते बिहार पुलिस में नौकरी उनको मिली थी, लेकिन 2007 में जमुई जिले के लक्ष्मीपुर में नक्सली हमले में वो शहीद हो गए। तभी से 2008 से हर साल उनके सम्मान में टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। नाइस स्पोर्ट्स क्लब रतनपुर के द्वारा हर साल शहीद आरक्षी सुमन के शहादत दिवस पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, क्योंकि सुमन जी इसी रतनपुर में खेलते थे। सुमन और शंभू 2 भाई जब वे वॉलीबॉल में उतरते थे तो जो विपक्ष की टीम रहती थी तो उसमें एक दहशत पैदा हो जाता था। लोग यही मानते थे कि जीत इनकी ही होगी, और ये यहाँ से खेलते हुए वो सरकारी उन्हें नौकरी भी मिली बिहार पुलिस में। लेकिन दुर्भाग्य से वो जमुई के मलयपुर लक्ष्मीपुर में वो नक्सली वारदात में शहादत उन्होंने दिया। तो उन्हीं के शहादत दिवस पे हर एक साल 2007 में वो शहादत दिए और 2008 से हर साल उनके याद में हम लोग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। बेगूसराय के सदर अस्पताल में निदेशक प्रमुख डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने मंडलीय बैठक की है। उन्होंने चिकित्सकों की उपस्थिति और स्वास्थ्य डेटा बैकलॉग जल्द समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। बैकलॉग जल्द समाप्त होने के बाद इस बैठक में मुंगेर महामंडल के सभी जिला के सचिव, सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, लेखा प्रबंधक, मूल्यांकन पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की ओर से तैयार की गई प्रेजेंटेशन के माध्यम से एनएचएम के सभी पैरामीटर और इंडिकेटर की समीक्षा की गई है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि मुंगेर और बेगूसराय ने 90% इंडिकेटर्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि यूडीआईडी पोर्टल पर बैकलॉग आदि अधिक पाया गया है, जिस पर 10 दिन के भीतर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सी सेक्शन की समीक्षा में पाया गया कि मुंगेर जिला इस कार्य में अग्रणी रहा है।
बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। असल में ये राज्य सरकार की जो है जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं सबका एक देखा गया कि हम लोग कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और कहाँ हम लोगों ने इम्प्रूव किया है। तो मिला जुला करके सही ही चल रहा है। एक आध दो पैरामीटर को छोड़ करके बाकी सब में अच्छा ही हुआ है और कुछ जगहों पर जो समस्या आई हैं उसको नोट कर लिया गया है और राज्य सरकार को इससे अवगत कराया जाएगा कि इन समस्याओं को दूर करें। जैसे कि बेगूसराय में डेंटल डॉक्टर बहुत दिनों से नहीं रहने की वजह से यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है, जीएनएम की कमी है। तो अभी सभी चीज़ों का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन क्या बेस्ट पॉसिबल उसका सॉल्यूशन निकलेगा ये इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए मीटिंग की गई थी। उच्च अधिकारियों की भी इच्छा थी कि इस तरह का रिव्यू मीटिंग हो। लू को लेकर कुछ सर लू को लेकर के यहाँ पर लोगों को उस पर डिस्कस किया गया है और उसकी व्यवस्था के लिए सबों को बताया गया है। वैसे तो एसओपी पहले से गाइडलाइन लागू है और उसका अनुरूप हमारी व्यवस्था सभी ज़िले में है। कुछ और नए ढंग से उसको करने के लिए भी आज हम लोगों ने बात रखी है, जैसे कि मोर्टेलिटी जो है सो कम हो। अब संयोग बस अभी तक बीच बीच में वर्षा हो जा रही है, इसलिए जो हीट स्ट्रोक का केस अभी नहीं आया है, लेकिन अगर वैसी परिस्थितियां बनती हैं तो हम लोग व्यवस्था करके उसकी मोर्टेलिटी को मिनिमाइज कर देंगे और लोगों के जान। भागलपुर से खबर आ रही है, जहां भागलपुर सदर अस्पताल में आज एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ हुआ है। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू और अस्पताल मैनेजर आशुतोष कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर आधुनिक मॉडल लेबर वार्ड का उद्घाटन किया है। दुर्घटना के बाद सिविल सर्जन को अस्पताल प्रभारी ने इस वार्ड की संपूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। साथ ही बताया गया है कि इस वार्ड में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पहले ही एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस आधुनिक वार्ड में सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि इस पहल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें जो है हम लोग ओटी अलग बनाए हुए हैं जिसमें सर्व तरह का सुविधा है और इससे भी बेहतर करने की कोशिश हम लोग आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी जो व्यवस्था किया गया है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें हम लोग एक वीआईपी के लिए भी रूम रखने का प्रावधान किए हुए हैं और हम एक कहने का मतलब है कि हमारा एक विंग अलग हो गया है, उसमें सारी सुविधा मिल जाएगी स्टाफ से लेकर के डॉक्टर को। देखिए, पहले ऐसा था कि हमारा जहाँ पे ओटी होता था और डिलीवरी होती थी तो वहाँ पे बेड की संख्या बहुत कम थी, जिस कारण होता क्या था ना कि कुछ पेशेंट्स वहाँ रहते थे, कुछ पेशेंट्स अलग रहते थे, तो थोड़ा देखाव में थोड़ा सा कमी हो जाती थी। अभी जो हमने यहाँ उद्घाटन किया है तो इस जगह पे हमारे बेड की संख्या काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है और ओटी और लेबर रूम एक जगह हो जाने के कारण और वार्ड की भी सिस्टर सब एक जगह रहेगी, तो जो मरीज को पहले दिक्कत होती थी कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो समस्या दूर हो जाएगी और सभी एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हम लोग। खबर देख रहे हैं आप खगड़िया जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलारपुर चौक पर देर रात 1:45 पर अचानक भीषण आग लग जाती है। आग सबसे पहले दिबू साहू और संतोषता के मिष्ठान भंडार में लगी, जो देखते ही देखते आसपास के दुकानों में फैल गई। आग इतनी तीव्र थी कि आधा दर्जन से अधिक दुकानें धूं कर जल उठी। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। साथ ही स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत पुलिस को सूचना दी है और दमकल को बुलाया, जबकि आग लगने के 45 मिनट बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना सामने नहीं आई, लेकिन व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार में 3 बच्चों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। पीड़ित परिवार से मिलने तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें, मुंगेर जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के कल्याणचक गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब 13 मई को गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के 3 बच्चे सालू कुमारी, हर्ष कुमार और अमन कुमार डूबकर
उनकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली से आए संजय यादव अपने पूरे परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने मुंगेर आए थे। इस दौरान बरदा गंगा घाट पर नहाने गए बच्चों की जान चली जाती है। घटना की सूचना मिलते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल्याणचक गांव पहुंचे और शोक में डूबे परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान मीडिया से दूरी बनाई रखी, लेकिन पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां भागलपुर जिले के नौगछिया स्थित ईसाईलरपुर में भिट्टा गांव के शहीद संतोष यादव के घर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देर शाम पहुंचे हैं। भागलपुर जिले के नौगछिया स्थित इस्माइलपुर भिट्टा गांव के शहीद संतोष यादव के घर जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे, उन्होंने शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और साथ ही शहीद की मां और पत्नी से मिलकर उनको संवेदनाएं भी व्यक्त की है। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर ही वो बिहार में शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी परिवार शहीद के परिजनों के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है कि इस्माइलपुर भिट्टा गांव तक पहुंचने वाली सड़क की हालात खराब हैं, जिसे शीघ्र बनवाया जाए और उस नाम शहीद संतोष यादव के नाम पर रखा जाए। साथ ही शहीद के परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी देने और सरकार द्वारा घोषित 50 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल देने की मांग की है। तेजस्वी यादव इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहना दिया है। साथ ही शहीद के परिजनों को जल्द मदद मिलने की उम्मीद भी जताई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। है उनको भी सरकार जो है सरकारी नौकरी दे करके नवाजने का काम करे। इस सब मामले को लेकर के हम लोग तो कल भी अभी यहाँ से बांका जाएंगे, फिर जमुई जाएंगे, मुंगेर जाएंगे, वहाँ भी कई हादसे हुए हैं। उन पीड़ित परिवार से भी हम लोग मिलेंगे, लेकिन पटना लौटते ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम ज़रूर चिट्ठी लिखेंगे, आवेदन देंगे कि इनके परिवार को अविलंब 50 लाख रुपया मिले, सड़क का निर्माण और नामकरण शहीद के नाम पे हो और इनके धर्मपत्नी को जो है सरकारी नौकरी मिले। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं भागलपुर से, जहां आपको बता दें जम्मू कश्मीर में नौशेरा सेक्टर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए भागलपुर के वीर सपूत संतोष कुमार यादव को लेकर पूरे इलाके में एक और जहां गम का माहौल है, वहीं दूसरी ओर उनके बलिदान पर गर्व भी देखा जा रहा है। शहीद की शहादत को सम्मान देते हुए बिहार सरकार ने उन्हें परिजनों को 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस संबंध में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सहायता राशि का चेक सरकार की ओर से शहीद परिवार को सौंपा गया है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि ये सहायता सरकार की संवेदनशीलता और शहीद परिवारों के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। जिले भर में लोगों ने शहीद संतोष यादव की वीरता को सलाम करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। शहीद संतोष यादव जी के आश्रित परिवार को सरकार के द्वारा 21 लाख रुपये राशि का सैंक्शन भेजा गया है, जिसमें हम लोग उनको 21 लाख रुपये का चेक देंगे और बाद में भी यदि कोई सहायता राशि मिले। खबर देख रहे हैं जहां भागलपुर से बता दें लोदीपुर थाना क्षेत्र में बिशानपुर छीजों से दर्दनाक खबर सामने आई है। 22 वर्षीय रमा कुमारी को ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा और पीटकर मार डाला है। रमा की शादी 2023 में जय हिंद यादव से हुई थी। शादी के समय उनके पिता और भाई ने 2 लाख रुपए का दहेज दिया था, लेकिन इसके बाद ससुराल वाले 5 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। रमा ने 6 महीने बाद एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद आपको बता दें प्रताड़ना पे प्रताड़ना उनको झेलना पड़ा। साथ ही प्रताड़ना और ताना और मर्जानी और उनकी बढ़ती गई है। रमा के भाई गृह कंचन कुमार ने बताया कि घटना के समय बहन ने फोन पर बताया कि उसे सभी मिलकर पीट रहे हैं। जब मायके वाले पहुंचे तो रमा की मौत हो चुकी थी। ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। मायके वाले इस घटना से बुरी तरह से टूट गए हैं और साथ ही न्याय की मांग कर रहे हैं। रमा 3 बहनों में एक भाई और दूसरे नंबर की बेटी थी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।
क्या कैसे घटना ये घटा? ये घटना कैसे घटा है, क्या हुआ? मारा था। कौन मारा? उसका पति। क्या नाम है पति का? जयिंदर। क्यों मारा? पता नहीं, ऐसे बोला कि सोन दे के आया, पूरा मारा। पहले भी मारता था क्या? हाँ मारता था पहले भी। क्या दहेज को लेकर के कुछ पड़ता? दहेज के लेकर। दहेज को लेकर? हाँ दहेज के लेकर। ये कब शादी हुई है? 2023। घटना कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दो। ये घटना ये मतलब एक दिन मतलब ये पहले जब डिस्ट्रिक्ट नियम अनुसार से मेरी बहन का वो बिशनपुर जीछो में शादी हुआ था, तो उसके बाद शादी होने के बाद 2022 में शादी हुआ था। 2022 में हुआ या 2023? 2022 में हुआ था। हाँ नहीं 2023 में। उसके बाद शादी होने के बाद वो ससुराल में बसने लगा। बसते बसते उसके बाद उसका परिवार, उसका चारों भाई, सास ससुर, उसका सब ताना मारने लगा, उसका गोतनी भी ताना मारने लगा। और बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं जो आपको चौंका देगी। जी हां, जमुई से खबर आ रही है, जहां जमुई में ईटा सागर गांव में घरेलू विवाद के बाद ससुर ने बहू को तलवार से गर्दन काटकर मार डाला है। आरोपी फरार, पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में ईटा सागर गांव में शुक्रवार को रात लगभग 8 बजे घरेलू विवाद खूनी घटना में बदल गया है। घर से ससुर खेलावन मांझी ने अपनी बहू खुशबू देवी की तलवार से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी और इस मौके से फरार हो गया है। खुशबू देवी की मां मैया देवी ने बताया है कि 3 साल पहले खुशबू की शादी रमन मांझी से हुई थी। शुक्रवार की रात खुशबू अपने देवर के साथ खाना खा रही थी कि ससुर खेलावन मांझी विवाद के बाद तलवार को लेकर वापस आया और खुशबू के पीछे से 2 बार गर्दन पर हमला कर मौत का कारण बना दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है। परिवार में मातम का माहौल है। जमुई से धीरज की रिपोर्ट। अरवल से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें, मनिकपुर थाना क्षेत्र के कुर्था टेकरी मार्ग पर कोनी डाक स्थान के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मऊ के मनिकपुर लौट रहे 19 वर्षीय बरकत अंसारी अपनी बाइक से मवेशी बचाने के प्रयास में सड़क किनारे लगे तार के पेड़ से टकरा गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतक मनिकपुर बाजार निवासी मुस्तफा अंसारी के पुत्र थे। घटना की सूचना पर मनिकपुर थाना अध्यक्ष सुमित कुमार पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल अरवल भेज दिया है। वहीं बता दें, अरवल भेजने के बाद परिजन इस हादसे से गहरे सदमे में है और मृतक के भाई आरिफ अंसारी ने बताया है कि बरकत शनिवार की सुबह मऊ गए थे और लौटते समय ये हादसा हो गया है। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अरवल से रंजन की रिपोर्ट। घटना हुआ, आपको कैसे जानकारी मिली? घर से जानकारी मिला। क्या कैसे मतलब घटना हो? क्या कहीं बच्चा जा रहा था? हाँ कहीं जा रहा था और मतलब हम थोड़ा रहते हैं दूसरा नदौरा में रहते हैं और हमको पता लगा कि घर से फ़ोन आया तो बोला कि से बाबू का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से घर पे आइए। तो हम घर पे आए। मृतक का क्या नाम था? बरकत अंसारी। बरकत अंसारी आपका भाई था? जी छोटा भाई था मेरा। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से क्या मांग करेंगे, वही जो हर कोई जो मुआवजा होता है वो तो मिलता ही है, बस वही। आपका क्या नाम हुआ? मेरा आरिफ अंसारी। बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं बक्सर से। आपको बता दें, राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में सुबह सुबह बालू रखने की जगह को लेकर हुई तीखी गोलाबारी से इलाके में दहशत फैल गई है। इस घटना में 3 लोग घटनास्थल पर ही मृत पाए गए जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय सुनील सिंह, 50 वर्षीय विनोद सिंह और 35 वर्षीय वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वहीं घायल पूजन सिंह और मंटू सिंह का इलाज बनारस ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरे गांव में गोलाबारी के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। बक्सर से धीरज की रिपोर्ट। भाई लोग जो जिसका मर्डर हुआ तो पुल पर बैठे हुए थे। एक बार उन लोग का प्लान फिक्स था कि हमको गोली मारना है। उधर से गाड़ी आया दोनों तरफ से, एक बार धाराधुन फायरिंग होने लगा। लेकिन पहले लाठी भी चला है? नहीं, पहले गोली चला है। पहले गोली 2 भाई का मेरा लग गया है। उसके बाद बीच बचाव में हम लोग लाठी से वार करेंगे सर। क्या चीज़ से जब भाई मेरा मर्डर हो गया तो हम क्या चीज़ से बचाव करेंगे? हाँ, लाइव वीडियो भी दिखा रहे हैं सर आपको, सब मेरे पास सब सबूत है सर। और मेरे द्वारा अगर कोई लापरवाही हमरे में कमी होगी तो देख लीजिए सर। भाई बुलेटिन में अगली खबर नवादा से देख रहे हैं आप। आपको बता रहे, राजौली अनुमंडल कार्यक्रम में एसडीएम आदित्य कुमार, पीयूष और डीसी एलआर और
सह प्रभारी PGRO प्रमोद कुमार को उनके कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने पर विदाई दी गई है। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यालय कर्मी और आम जनता ने उन्हें स्नेह और सम्मान दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुलशन कुमार, नगर पंचायत कार्यपालक राजेश कुमार गिरी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अविनाश कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने बुके और अंग वस्त्र देकर आदित्य कुमार और प्रमोद कुमार को सम्मानित किया है। इस अवसर पर नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी स्वतंत्र कुमार सुमन ने 21 मई को पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा है कि अनुमंडल क्षेत्र में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचने और प्रयास किया जाएगा। जनता की शिकायतों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। नवादा से ऋषभ की रिपोर्ट। लखीसराय से खबर देख रहे हैं आप। लखीसराय में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को अंतिम पायदान तक सुनिश्चित करने के लिए सदर अस्पताल परिसर से आयुष्मान जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद प्रसाद सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की है। वहीं ये रथ केंद्र यात्रा सरकार की आयुष्मान भारत योजनाओं और राज्य सरकार की वंदन योजना के अंतर्गत आमजन को मुफ्त स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही मुफ्त स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के बाद 3 दिवसीय इस विशेष अभियान में जिले के सभी प्रखंडों में जाकर पंचायत स्तर पर लोग अपनी योजनाओं के प्रति जागरूक होंगे और साथ ही ऑन स्पॉट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य 50,000 आयुष्मान और वंदन कार्ड बनाना है, जिससे लखीसराय के हजारों परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। डॉक्टर सिन्हा ने कहा है कि ये पहल स्वास्थ्य भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। साथ ही लखीसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। भारत सरकार के द्वारा वैसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको स्वास्थ्य के लाभ हेतु भारत भारत ने 23 सितंबर 2018 को एक योजना की शुरुआत की, जिसका नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था। इसमें जो है कि सभी सूचीबद्ध सरकारी अस्पताल एवं निजी अस्पताल में चिकित्सा करवाने हेतु 5 लाख अनुदान के रूप में दिया जाता है। इससे जो कमज़ोर तबके के लोगों हैं उनको इलाज करवाने की सुविधा मिल जाती है। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।